हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रक्त, यानी आज हम ब्लड से रिलेटेड टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रक्त के संबंधित टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये रक्त से संबंधित फुल डिटेल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रक्त को। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं रक्त को। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसमें। क्या होते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर होते हैं। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय, वीक बेसिक एल्काइन। इसकी कैसी प्रकृति होती है? दुर्बल क्षारीय। इसका पीएच मान लगभग 7.4 के समथिंग होता है। कितना होता है इसका पीएच मान? 7.4 के समथिंग इसका पीएच मान होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। कितने प्रतिशत होती है? रक्त के भार का 7% होती है। तो यदि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा कि शरीर के भाग का 7% ब्लड होता है, रक्त होता है। ठीक है। तो पुरुष में कितना होता है? 5 से 6 लीटर पुरुष में होता है, और महिलाओं में कितना होता है? 4 से 5 लीटर रक्त या ब्लड उसके अंदर होता है। तो आप इमेज में देख रहे होंगे, ये क्या है? कोशिका है। ठीक है, ब्लड वेसल है। इसके अंदर ही हमारा खून या रक्त बहता है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा रक्त बहता है। आपको इमेज के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, इसको क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र को। स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/180 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 से 120 के बीच में इनका होना चाहिए। ठीक है, रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120-180 mm होना चाहिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक जो वयस्क होता है, जो एक बड़ा व्यक्ति होता है, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में इसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, जो किसमें? भ्रूण अवस्था में इसका जो निर्माण होता है, उसका कहाँ निर्माण होता है? यकृत यानी लीवर में इसका निर्माण होता है। तो आपको अच्छे से इमेज के द्वारा समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करेंगे हम रक्त के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो रक्त के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन से होते हैं? दो घटक होते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु या रक्त कणिकाएं, जिन्हें ब्लड कॉर्पुसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके, यानी दो घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु या रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, जो रक्त का 55% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो 45% भाग होता है वो ब्लड होता है। ठीक है, क्या होता है? ब्लड होता है। तो प्लाज्मा कैसा होता है? ये ब्लड के अंदर पीले रंग का पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है? पीले रंग का पाया जाता है। ये किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है, और इसकी मात्रा कितनी है? इसके अंदर 55% मात्रा होती है टोटल ब्लड के अंदर। ठीक है, और 45% क्या होता है? इसमें ब्लड होता है, जो कि लाल रंग का होता है। अब आगे चल के हम प्लाज्मा और रुधिराणु या रक्त कणिकाओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब रक्त के संगठन को अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लाज्मा में कितना कितना क्या होता है। तो प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? जल, जिसकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 90% इसकी मात्रा होती है। दूसरा भाग होता है इसमें प्रोटीन। तो प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 7% इसमें प्रोटीन होता है। और अगला है लवण। खनिज लवण इसके अंदर होते हैं, तो उनकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 0.9% उनकी मात्रा होती है।
और एंड में है ग्लूकोज। और तो ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0.1% इसकी मात्रा होती है। तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज पाया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रुधिराणु के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु, जिन्हें कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, इन्हें कॉर्पुसेल्स भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल और प्लेटलेट्स। तो अब हम आगे चल के इन्हीं तीनों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा यह रक्त का एक तरल रूप होता है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका रक्त में 90% भाग जल होता है। याद रखिएगा, रक्त में इसका कितना प्रतिशत भाग होता है? 90% भाग जल होता है। तो ब्लूबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? ब्लूबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। आपको याद रखना होगा कि प्लाज्मा पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? तो ब्लूबिन के कारण इसका रंग हल्का सा पीला हो जाता है। तो अब प्लाज्मा में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या क्या होता है इसके अंदर। जल होता है जिसकी मात्रा 90% होती है। ग्लूकोज, खनिज लवण और प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? इसमें पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है ग्लोब्यूलिन, चौथा है फाइब्रिन और चौथा है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो ये 5 तरह के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फाइब्रिन इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। याद रखिएगा, फाइब्रिन क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने के काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्लाज्मा के अब कार्यों के बारे में बात करेंगे। वर्क्स ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि ब्लड में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, तो याद रखिए प्लाज्मा बॉडी में प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित भी करता है। तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? ये पीएच मान को संतुलित करेगा। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस पिछली वाली स्लाइड में इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और उसमें कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है? फाइब्रिन। तो याद रखिएगा, तो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता कर रहा है। और ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो आपको प्लाज्मा के कार्य अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सीरम की। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है सीरम क्या होता है। हमने अभी तक सीरम को डिस्कस नहीं किया है, तो अब समझते हैं। तो प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। ठीक है, जो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन है, ठीक हो, इसको हटाने पर यानी प्लाज्मा से इन प्रोटीनों को, सारे प्रोटीनों को निकालने के बाद जो बचता है लास्ट में, उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा में से रक्त के थक्के को जमाने वाले सभी प्रोटीनों को निकालने के बाद जो भी बचता है उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये है ब्लड क्लॉट्स और ये है ऊपर सीरम। इसमें से अगर सारा प्रोटीन बाहर निकाल लेंगे तो जो भी पदार्थ बचेगा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की, रुधिराणु या ब्लड कॉर्पुसेल्स की। ठीक है, तो ये है रक्त का 45% भाग होता है। कितने प्रतिशत भाग होता है? ये 45% भाग होता है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। ठीक है, ये कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। ठीक है, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रक्त कण के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम
साइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका निर्माण कहाँ होता है? वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत यानी लिवर में होता है। इसका जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। उसके बाद यह नए सेल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो 120 दिन बाद क्या होता है? पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स का निर्माण होता है। इनकी मृत्यु या ये नष्ट कहाँ पर होते हैं? ये बॉडी में प्लीहा में जाकर नष्ट होते हैं, जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। ठीक है, जो 120 दिन बाद इनका जो मृत्यु होती है वह कहाँ जाकर होती है? प्लीहा में होती है। ठीक है, तो खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट होती है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्र या ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो पुरुष में लगभग 45 से 55 लाख तक क्या पाए जाते हैं? आरबीसी की मात्रा पाई जाती है, जो कि प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, महिलाओं में 40 से 45 लाख पाई जाती हैं रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। याद रखिएगा, पुरुष में कितने होते हैं? 45 से 55 लाख और महिलाओं में 40 से 45 लाख। अब बात कर लेते हैं आरबीसी के कार्यों के बारे में, जो कि इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि आपसे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक हीमेटिन और दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, याद रखिएगा किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? हीमेटिन और ग्लोबिन, जिसे मिलाकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमेटिन, इसमें लौह तत्व Fe होते हैं, यानी क्या होते हैं? लौह तत्व Fe होते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो हीमेटिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। अब है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो आपको समझ आ गया होगा, हीमेटिन प्लस ग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमेटिन का कार्य क्या है? कि इसका रंग को लाल कर देता है, और ग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रक्त में आरबीसी का नष्ट होना। ठीक है, तो रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हीमोलिसिस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हीमोलिसिस कहलाता है। ऊंचाई पर जाने पर इसकी संख्या 30% तक बढ़ जाती है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर इसमें जो रक्त की मात्रा होती है कितनी हो जाती है? 30% तक बढ़ जाती है, और सोते समय 5% तक कम हो जाती है। तो याद रखिए, ऊंचाई पर जाने पर 30% बढ़ जाती है और सोते समय 5% तक कम हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ने या घटने की स्थिति को जानते हैं। तो घटने पर क्या होता है? Fe लॉ आयस्क की कमी से घटने पर एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जो घटने पर क्या हो जाता है? इसमें एनीमिया रोग हो जाता है घटने पर। अब बढ़ने पर क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ने से पॉलीसिथीमिया रोग होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पॉलीसिथीमिया रोग होता है, जिस कारण गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे पड़ने लगते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भधारण के समय जब आरबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है? पॉलीसिथीमिया रोग होता है, जो कि त्वचा पर धब्बे छोड़ जाता है। ठीक है, तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा इसके घटने और बढ़ने पर कौन से रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी के बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है और बोन मैरो में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन भी इसका रक्त काल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, अब श्वेत रुधिर कणिकाएं कौन सी है? आपको इसमें ब्लड में दिख रहे होंगे, ये वाला पार्ट हल्का सा नीला हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं
वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 8000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। कितनी होती है? 8000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। इसका कार्य क्या है? यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखती है एवं रोगों से सुरक्षा या लड़ने में सहायता प्रदान करती है। यह जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक या गार्ड सेल कहा जाता है, या पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे ब्लड का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पर मिलीमीटर में कितने सेल्स पाए जाते हैं? 8000 से लेकर 10,000 सेल्स तक पाए जाते हैं। क्योंकि इसका कार्य क्या है? बैक्टीरिया से लड़ने का इसका कार्य है, इसलिए इसे गार्ड सेल्स भी कहा जाता है। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं, एक कणिका युक्त होती हैं और एक अकणिका युक्त होती हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कभी ये पूछ ले कि श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यह 2 प्रकार की होती हैं, एक कणिका युक्त और दूसरी अकणिका युक्त। तो अब हम बात करेंगे कणिका युक्त के बारे में। तो कणिका युक्त में कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या में सर्वाधिकता 65% होती है। ये कितने प्रतिशत होते हैं? 65% तो होती है। ये बाहर से आने वाले जीवाणुओं यानी बैक्टीरियाओं पर सबसे पहले आक्रमण करती हैं और शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? ये शरीर की रक्षा करती हैं, बाहर से जीवाणु जो अंदर आ जाते हैं उन पर सबसे पहले आक्रमण करती है, यानी उनको मार देती है। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल सबसे कम संख्या में होती है। कितनी होती है इसकी प्रतिशतता? 1% होती है। यह हमारे शरीर की एलर्जी से बचाती है, यानी हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एलर्जी रोग होता है तो वह इसी की कमी के कारण होता है, और जो डॉक्टर होते हैं वह बेसोफिल्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए दवाइयों को रिकमेंड करते हैं। तो याद रखिएगा, एलर्जी रोग किसकी वजह से होता है? बेसोफिल्स की कमी के कारण होता है। तीसरा है इयोनोसिफिल्स। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? यह परजीवी या प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? त्वचा के संक्रमण के समय इसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कणिका युक्त सेल्स के। अब बात करेंगे अकणिका युक्त के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC यानी श्वेत कणिकाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, दोनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। कणिका और अकणिका में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल्स होती है। इसका कार्य क्या है? घाव को भरने में मदद करती है। क्या करती है? जो भी हमारे कटने या ब्लड जहाँ से निकलता है वहां से क्या होता है? घाव हो जाता है, उस घाव को भरने का कार्य कौन करता है? मोनोसाइट सेल्स करता है। अब दूसरा है लिम्फोसाइट्स। तो यह सबसे छोटी आकार की ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, जो है सबसे छोटी आकार की वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स होती है। यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। यह किसका निर्माण करती है? ये मेमोरी सेल का निर्माण करती है। तो कणिका युक्त और अकणिका युक्त में यह सबसे छोटी वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स होती है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कणिका युक्त और अकणिका युक्त सेल्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं रक्त बिंबाणु के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमारा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? वयस्क में इसका निर्माण याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसकी मृत्यु कहाँ जाकर होती है? इसकी मृत्यु भी प्लीहा में जाकर होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है वह 3 से 5 दिन तक होता है। कितना होता है इसका जीवन काल? 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। अब इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। तो इसका कार्य क्या है? रक्त का छक्का जो थक्का होता है उसको जमाने में मदद करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मैमल्स या स्तनधारी जीवों में प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट संख्या 1 लाख या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोमीटर
लीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर होती है। तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। तो जो डेंगू रोग है वह क्या करता है? प्लेटलेट्स की संख्या को घटा देता है। तो आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा, तो प्लेटलेट्स कौन से होते हैं? ये येलो कलर में जो दिख रहा है आपको वह प्लेटलेट्स कहलाती है, और व्हाइट में जो दिख रहा होगा ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, और रेड में ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इमेज के द्वारा। अब आगे चलते हैं, तो प्लेटलेट से संबंधित बीमारियों को समझते हैं। तो हीमोफीलिया बीमारी है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके अंतर्गत शरीर के बाहर बहता हुआ खून रुकता या जमता नहीं है। तो हीमोफीलिया बीमारी कौन सी है? जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है या वह रुकता नहीं है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि खून का रुकना जल्दी बंद नहीं होता। अगर खून जमेगा नहीं या शरीर में से निकलना बंद नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। ठीक है, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। और रॉयल डिजीज कहने का कारण क्या है? क्योंकि महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले यह डिजीज या बीमारी देखने को मिली थी, जिस कारण उसके पूरे परिवार में आगे चल के धीरे धीरे यह फैलती चली गई थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं रक्त के थक्का बनने के यानी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं। जब किसी कटे फटे या जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है, याद रखिएगा, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में वह जम जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी भी कटे हुए हिस्से से ब्लड निकल जाता है तो आपने देखा होगा कि वह एक जेली के रूप में धीरे धीरे से अचानक से फिर वह जम जाता है और वह हल्का सा काला पड़ने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। अब यह बनता कैसे है इसको अच्छे से समझेंगे। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, यह क्या करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। कौन कौन से इसमें से हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये क्या करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। अब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन प्लस फाइब्रिन, ये क्या करते हैं? ये फाइब्रिन बनाते हैं। कौन कौन फाइब्रिन बनाते हैं? थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन क्या करेंगे? फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। अब फाइब्रिन प्लस रुधिराणु ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम ये क्या करेगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन ये क्या करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। और लास्ट में फाइब्रिन और रक्त रुधिराणु यानी रक्त रुधिराणु मिलकर क्या बनाते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फाइब्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा रक्त यानी ब्लड से रिलेटेड टॉपिक। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल पे आगे तक बने रहिएगा।